जी, तो स्टूडेंट्स अभी आप देख रहे थे हम लोगों ने मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाई और उसके बाद सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई कि डिफरेंस क्या है कि सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में सारे रेवेन्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू की मैंने हेडिंग दी और उसके अंदर जितने भी हमारे रेवेन्यूज़ थे बिज़नेस के, नेट सेल्स की बात कर लें या इंटरेस्ट रेवेन्यू की या डिविडेंड रेवेन्यू की, रेंट रेवेन्यू, गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, सारे रेवेन्यूज़ को इकट्ठा कर लिया मैंने और टोटल रेवेन्यूज़ फाइंड आउट कर लिए 136,050। और जितने भी बिजनेस में एक्सपेंस मेरे स्टैंड कर रहे थे, वो चाहे वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे या वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, उन सब को मैंने इकट्ठा कर लिया। टोटल एक्सपेंसेस जो भी आए तो अब मैंने क्या किया, टोटल रेवेन्यूज़ में से टोटल अपने एक्सपेंसेस को माइनस किया तो मेरे पास नेट इनकम आ गई 45,800। आप अगर कंपैरिजन भी करना चाहते हैं बेटा तो आप देख सकते हैं कि ये देखिएगा ज़रा कि जो हमारी मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट थी वो उसका भी नेट प्रॉफिट नेट इनकम 45,800 था सिंगल स्टेप का भी। अब ये टेक्निक तो वेरी कर जाती है, ये एक मेथड ही है ना इनकम स्टेटमेंट बनाने का, लेकिन आंसर तो सेम आएगा क्योंकि एक ही बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट दो डिफरेंट मेथड से हम लोगों ने बनाई है। सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप के जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये स्टेटमेंट्स बनाना सीखी। ठीक है, तो बेटा आप अभी मैं ज़रा इसको थोड़ा सा वो जूम इन करता हूँ ताकि आप लोग अगर अपने मोबाइल फ़ोन से इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं ताकि आप लोगों को किसी हद तक आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे ये इनकम स्टेटमेंट। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट तो आपको सारी की सारी जूम करके आपके पास आ जाएगी और ये जो मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट है इसको दो पोर्शंस में आपको स्क्रीनशॉट्स लेना पड़ेंगे अगर आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते भी हैं तो। ठीक है जी, उसके बाद बेटा वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, अपनी स्लाइड्स पे जहाँ पे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। ये देख लें आप लोग, स्लाइड्स पे भी वैसे ही सारा तरीका आपको समझाया गया है लेकिन मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ करके जो समझा दी। रिव्यू क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फॉर अ मर्चेंडाइजर शोज ईच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट। ये जो मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट है ये कौन कौन से फीचर शो करती है सिवाय किसके सिवाय? ग्रॉस प्रॉफिट, जी बिल्कुल ठीक है। इनकम स्टेटमेंट मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट ग्रॉस प्रॉफिट को भी शो करती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी शो करती है, सेल्स रेवेन्यू सेक्शन को भी शो करती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेक्शन, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेक्शन इसमें नहीं होता। इन्वेस्टिंग का ताल्लुक तो बैलेंस शीट आइटम्स के साथ है ना। इनकम स्टेटमेंट में तो जस्ट हम लोगों ने जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ के, सिर्फ इन दो अकाउंट्स को हमने उठाना होता है देखने के लिए कि बिजनेस का प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी जितनी भी आइटम्स होती हैं वो हमारी बैलेंस शीट में जाती हैं। अब सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट भी हम लोगों ने बनाना सीख ली। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट सब्ट्रैक्ट टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यूज, टू रीजन फॉर यूजिंग सिंगल स्टेप फॉर्मेट। अब हम सिंगल स्टेप फॉर्मेट यूज क्यों करते हैं? कंपनी डज नॉट रियलाइज एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट अनटिल टोटल रेवेन्यूज एक्सीड टोटल एक्सपेंसेस, के जब तक बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस टोटल रेवेन्यूज टोटल एक्सपेंसेस को एक्सीड नहीं कर जाते, जब तक हमारे टोटल रेवेन्यूज ज़्यादा नहीं होते टोटल एक्सपेंसेस से, तब तक बिजनेस अपना प्रॉफिट जो है उसको रियलाइज नहीं करता। इसलिए सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम लोग टोटल रेवेन्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं और टोटल एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस कर देते हैं, तभी हमारे पास प्रॉफिट आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट की तरफ नहीं जाते कि भाई नहीं पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे फिर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, हम लोग जितने भी हमारे रेवेन्यूज़ हैं उन तमाम रेवेन्यूज़ को इकट्ठा करेंगे और उसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस कर देंगे, तो फिर ही हम लोग देखेंगे कि हाँ जी हमारे पास प्रॉफिट आया था या लॉस आया था जो भी। ठीक है, अब ये सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट मैंने भी ऐसे ही बनाई है, आप लोग इसको देख सकते हैं, उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्लाइड्स की निस्बत आप लोगों को सामने करके दिखाना ज़्यादा मुनासिब समझा था।
उसके बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं पीरियोडिक सिस्टम की तरफ। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा था कि आप लोग आज के लेक्चर को साथ साथ नोटबुक के ऊपर लिखते जाइएगा, क्योंकि यही मैंने आप लोगों ने जो लेक्चर रिटर्न में आप लोगों ने इसको काम किया होगा, यही मैंने आप लोगों से डिमांड करना है क्लास पार्टिसिपेशन में, और उसी क्लास पार्टिसिपेशन की बेस के ऊपर आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। आज अटेंडेंस लगाने का कोई दूसरा मेथड हमारे पास नहीं है, और ना ही आज से ऑनवर्ड हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, जो बच्चा क्लास पार्टिसिपेशन टाइमली सबमिट करवा देगा, भाई आप साथ साथ नोट कर रहे हैं ना, लेक्चर ले रहे हैं साथ साथ नोट कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने नोट किया है उसकी आपने पिक खींच के मुझे सेंड कर देनी है, मुझे पता चल जाएगा जी ये बच्चे लेक्चर में थे मेरे पास। ठीक है, तो इन टाइम लेक्चर टाइम के अंदर ही आप लोगों ने सबमिशन करनी है, लेट सबमिशन के साथ अटेंडेंस तो नहीं मैं लूँगा ना फिर। जी बेटा, उसके बाद पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट में भी दोनों सिस्टम्स के डिफरेंस देख लिए थे। अब हम लोग पीरियोडिक परपेचुअल की तो सारी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक सारा काम करके देख लिया, परचेज ऑफ इन्वेंटरी के बारे में भी देख लिया, सेल ऑफ इन्वेंटरी के बारे में देख लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी देख लिया। ठीक है, अब पीरियोडिक सिस्टम की बात करते हैं। सेपरेट अकाउंट्स यूज टू रिकॉर्ड परचेजेज, फ्रेट कॉस्ट, रिटर्न्स एंड डिस्काउंट। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है कि पीरियोडिक सिस्टम में जब हम लोग इन्वेंट्री को परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री की परचेज के लिए अलग से अकाउंट यूज़ होता है। उसको अगर हम लोग फ्रेट कॉस्ट को उसके इनकर्ड होती है, मतलब जो माल हम लोग ख़रीदते हैं, जो मर्चेंडाइजेज हम लोग ख़रीद कर लेके आते हैं, उसके ऊपर अगर हमारा कुछ फ्रेट का एक्सपेंस आ रहा है तो उसको भी सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। रिटर्न्स और डिस्काउंट्स को भी सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। कंपनी डज नॉट मेंटेन ए रनिंग अकाउंट ऑफ चेंजेस इन इन्वेंट्री। हमने कहा था कि वो जो मर्चेंडाइज वो जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें हम लोगों ने रनिंग बैलेंस मेंटेन किया है। हमें पता चलता है एक एक ट्रांजैक्शन के बाद हमें पता चल रहा होता है कि कितनी इन्वेंट्री सेल आउट कर दी, इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसका प्रॉफिट कितना हुआ है, और कितनी इन्वेंट्री बाकी रह गई है बिकने वाली। ठीक है, हम लोगों ने रनिंग बैलेंस अकाउंट जो है वो मेंटेन किए हुए थे उसमें। अब यहाँ पे ये जो पीरियोडिक सिस्टम है यहाँ पे इस तरह का कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता। हमें नहीं पता चलता कि कितनी इन्वेंट्री बिक गई है, कितनी रह गई है, हम लोग खरीदते जाते हैं और बेचते जाते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री डिटरमाइंड बाय फिजिकल काउंट। अगर हम लोगों ने एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है तो हमें अपने गोदाम में जाके, हमें अपने स्टोर रूम में जाके फिजिकली काउंट डाउन करना पड़ेगा, तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जी हाँ जी कितनी इन्वेंट्री हमारी बाकी रह गई है। उससे के अलावा हमारे पास और कोई टूल ऐसा नहीं है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री को मालूम करने का। हाँ जी, उसके बाद आ गया जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम लोग अब अगर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रिपेयर करते हैं तो वो किस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे ही स्लाइड से ही देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं ताकि आप उठते बैठते ये फॉर्मेट आपको याद हो जाए। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेटा किस तरह से हम लोगों ने मालूम करना है। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने लिखनी है इन्वेंट्री, बिगिनिंग की इन्वेंट्री। आप लोगों को अगर याद हो प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा था तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। मैंने आपको एग्जांपल दी थी आपकी पॉकेट मनी के लिहाज से, पॉकेट मनी के रेफरेंस से बेटा मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी थी। सेम एग्जाम्पल ज़रा आप यहाँ पे उसको अपने जहन में बिठा लें कि भाई जब आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड जैसे ही स्टार्ट हुआ, कुछ इन्वेंट्री आपके पास बिगिनिंग में पड़ी हुई थी। सपोज कर लेते हैं अगर हम लोग जनवरी से 31 ऑफ दिसंबर तक एक साल की बात करते हैं, फिजिकल ईयर हमारा कैलेंडर ईयर ही है, तो जनवरी 1 को जो हमारे पास इन्वेंट्री थी वो 36,000 की पड़ी हुई थी। ठीक है, अब पूरे साल में हमने जितनी भी परचेजेस की हैं वो सारी की सारी परचेजेस हम लोग लिखेंगे, और अगर कोई परचेजेस रिटर्न्स हैं या कोई परचेजेस डिस्काउंट्स हमारे पास आई हैं तो उन रिटर्न्स और डिस्काउंट्स को हम लोग माइनस करेंगे परचेजेस में से, तो आएंगी नेट परचेजेस। और अगर माल को खरीद कर अपने गोदाम तक लाने के लिए हमें कुछ अपनी जेब से किराया, कोई फ्रेट, कोई कार्टेज का, कोई गधा गाड़ी का, कोई रिक्शे का, कोई ट्रक का, कोई ट्रेन का, कोई बहरी जहाज का, किसी भी तरह का अगर किराया लगाना पड़ा है तो उसे फ्रेट इन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फ्रेट इन या फ्रेट इनवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो वो अगर हमारा कोई भी एक्सपेंस आया है फ्रेट का तो उसमें वो ऐड कर देंगे।
तो टोटल परचेजेस हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, टोटल परचेजेस कितनी आ जाएंगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज 3,20,000, $36,000 की चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई थी, 3,20,000 की मजीद खरीदी, तो टोटल हमारे पास बेटा $3,56,000 की जो गुड्स थी, मर्चेंडाइजेस थी, वो अवेलेबल थी, जो कि रेडी पड़ी हुई थी, बिकने के लिए तैयार थी। एट द एंड ऑफ द पीरियड, साल के एंड पे, पीरियड अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हम लोगों ने फिजिकली जब इन्वेंट्री को काउंट डाउन किया तो हमारे पास सिर्फ 40,000 मालियत की चीजें हमारे पास पड़ी हुई थी, जो कि बिकने के लिए तैयार थी। तो वो जो नहीं बिकी साल के एंड पे जो बची रह गई हैं, टोटल जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी उनमें से उसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, दैट इज 3,16,000, 3,16,000 ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। ठीक है जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं परचेजिंग की और सेल्स की, कि जब हम परचेज करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं। बेटा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहता है कि जब भी आप परचेज करेंगे इन्वेंट्री, जब भी आप मर्चेंडाइजेस को परचेज करेंगे, उसके लिए आप अकाउंट इस्तेमाल करेंगे परचेजेस का। कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करेंगे? परचेजेस का। ठीक है, अभी जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग जब भी परचेज करते थे तो उसके लिए अकाउंट इस्तेमाल कर रहे थे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का। ठीक है, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में हम लोग जब भी हम लोग खरीदारी करेंगे, जब भी मर्चेंडाइजेस को परचेज करेंगे, तो उसके लिए अकाउंट कौन सा इस्तेमाल होगा? परचेजेस का अकाउंट इस्तेमाल होगा। और अगर वो उधार पे खरीद रहे हैं तो अकाउंट पेबल क्रेडिट, अगर कैश पे खरीद रहे हैं तो कैश क्रेडिट। पहली एंट्री आ गई हमारे पास जनरल एंट्री परचेजेस की, कि जब हम परचेजेस करेंगे तो एंट्री क्या होगी? जब हम लोग इन्वेंट्री को परचेज करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट पेबल्स क्रेडिट। ठीक है, ये कब की एंट्री है? जब इन्वेंट्री को परचेज किया जाएगा। किसके तहत? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत। उसके बाद बेटा अगर हम लोगों को कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ती है उस इन्वेंट्री को अपने गोदाम तक लाने के लिए, कोई किराया देना पड़ता है, चाहे वो ट्रेन का है, चाहे वो बहरी जहाज का है, चाहे वो ट्रक का है, चाहे वो गधा गाड़ी का है, चाहे वो लोडर रिक्शा का है, किसी भी चीज़ का किराया, उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड या फ्रेट इन या ट्रांसपोर्टेशन इन का नाम देते हैं। ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है ना हमारा, तो एक्सपेंस तो जब भी होता है डेबिट होता है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहती है कि नहीं भाई, ये जो एक्सपेंस आपका होगा इन्वेंट्री को, मर्चेंडाइजेस को खरीद कर अपनी बिजनेस प्लेस तक लाने का, उसके लिए आप क्या करेंगे? एक्सपेंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। परपेचुअल में बेटा हमने देखा था कि ये जो फ्रेट की कॉस्ट थी ये हम लोग इन्वेंट्री को चार्ज करते थे, इन्वेंट्री में जमा करते थे, लेकिन ये तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे? इसको सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। स्टार्ट में हमने देखा था कि हर एक चीज़ का, हर आइटम का अकाउंट सेपरेट मेंटेन किया जा रहा है। तो फ्रेट इन डेबिट करेंगे, एक्सपेंस हमारा हुआ है और कैश पे किया है तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। किस लिए? जब हमें किराया अदा करना पड़ेगा तब की ये एंट्री होगी। और फिर अगर हम लोग बेटा कुछ चीज़ें हम अगर वापस कर देते हैं, या हमें कुछ रिटर्न्स, ये मतलब या हमें कुछ अलाउंसेस वगैरह कुछ मिल जाते हैं, उसकी एंट्री क्या होगी? हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी जब हमें अलाउंसेस मिलेंगे, या हम माल वापस कर देंगे, दोनों सूरतों में हमारी लायबिलिटी तो कम होगी ना। लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। अकाउंट पेबल्स मतलब पैसे देने थे, अब माल ही वापस कर दिया है, या सप्लायर ने हमें कुछ कंसेशन दे दिया कि नहीं माल वापस ना करें, आप उसे अपने पास रख लें, थोड़े पैसे कम कर दें, तो लायबिलिटी तो हमारी कम हुई ना। तो जितने से लायबिलिटी कम होगी उतने से लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे और परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अगर अलाउंसेस मिलते हैं तब भी यही एंट्री है, अगर हम माल बिल्कुल वापस ही कर देते हैं तब भी यही एंट्री होगी, परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा परचेज डिस्काउंट। अब आप लोगों को अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत इस ये एंट्री आप लोगों को बेटा अगर याद है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में अगर हम लोग डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर पेमेंट कर देते थे तो हम लोग उसकी एंट्री क्या पास करते थे? हम एंट्री पास करते थे अकाउंट पेबल्स डेबिट और परचेज डिस्क सॉरी अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। जितनी डिस्काउंट हमें मिलती थी हम लोग उतनी वैल्यू के साथ क्या करते थे? हम लोग अपनी इन्वेंट्री को कम कर देते थे कि ठीक है भाई ये डिस्काउंट मिल गई है तो इतने से हमारा इन्वेंट्री का जो एक्सपेंस है या इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है उतने से हम लोग रिड्यूस कर देते थे। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम क्या कहता है? कहता नहीं,
एक दफ़ा जब आपने इन्वेंट्री को परचेज कर लिया, उसको परचेजेस में रिकॉर्ड कर लिया, उसको नहीं कम करना। ये जो आपको डिस्काउंट मिल रही है, इसको आप अलग से अपना रेवेन्यू बनाएंगे और उसको लिखेंगे परचेज डिस्काउंट क्रेडिट। ठीक है, एंट्री क्या होगी, जब डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर हम लोग पेमेंट करते हैं तो अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट और कैश क्रेडिट। कितना कैश क्रेडिट होगा, डिस्काउंट को निकाल कर बाकी जो भी अमाउंट बचेगी उससे कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और अगर बेटा यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम डिस्काउंटिंग पीरियड के बाद पेमेंट कर रहे हैं, हम डिस्काउंट को अवेल नहीं कर रहे, तो ठीक है, सिंपल फुल अमाउंट के साथ अकाउंट पेबल डेबिट और फुल अमाउंट के साथ हम लोग कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग डिस्काउंटिंग पीरियड के बाद एंट्री पास कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग पीरियड के बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा आ गई सेल्स। जब हम लोग सेल करेंगे तो पीरियोडिक और परपेचुअल में हमने ये डिफरेंस पढ़ा था कि परपेचुअल क्या कहता है कि जब भी आप सेल करोगे आप दो एंट्रीज पास करोगे, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री और एक सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की एंट्री। और पीरियोडिक सिस्टम ये कहता था कि नहीं भाई, एक ही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और वो एंट्री किसकी होगी, सेल्स की एंट्री, सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की एंट्री। अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे जनरेट हुए क्रेडिट पे सेल्स की है ना, तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो गए वो डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू या सेल्स हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू जब भी हमारा इंक्रीज करता है तो वो क्रेडिट कर जाता है। ठीक है, ये सेल्स की एंट्री। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लोगों ने परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस की एंट्री समझी थी, बिल्कुल उसकी फ्लिप साइड हमारी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस की। कि हम अगर बेटा कुछ चीजें मर्चेंडाइजेस को सेल कर रहे हैं, गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, हमें भी तो कोई बंदा वापस करके जा सकता है ना। अब अगर हमें कोई वापस करके जा रहा है तो उतने से हम कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस का अकाउंट एक क्रिएट करेंगे, उसको डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लोग सेल्स को डेबिट नहीं करते जब चीजें वापस आती हैं। क्यों नहीं करते? ताकि हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड रहे कि भाई टोटल माल बेचा कितना था पूरे पीरियड में और माल वापस कितना आया है, ताकि पता तो चले कि माल अगर वापस आ रहा है, क्या पैकिंग में मसला आ रहा है या हमें माल को डिलीवर करने में करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या वजह है कि माल वापस बार बार हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सेल्स को कम नहीं करते, हम उसके अगेंस्ट एक जो कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस का, उसको ओपन करके उसको डेबिट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि माल हमारा वापस कितना आया था इस एक पर्टिकुलर पीरियड में और ये क्यों वापस आया था, वापस आने की वजह क्या है। ठीक है, तो जब तक हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि माल वापस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस चीज़ के लिए करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए फिर हम लोगों को सेपरेटली सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग अमाउंट रिसीव कर लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल से, डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर अगर अमाउंट रिसीव करते हैं तो जाहिर बात है डिस्काउंट तो देना पड़ेगी ना। तो अगर हमें डिस्काउंट देना पड़ेगी तो फिर बेटा जितना कैश रिसीव करेंगे, डिस्काउंट अलाउ करने के बाद ही कैश रिसीव करेंगे ना, तो डिस्काउंट की रकम निकाल कर जो कैश रिसीव होगा वो डेबिट, और जितनी डिस्काउंट हमने दी है वो हमारा एक्सपेंस है ना, सेपरेट से हमारा वो एक्सपेंस होगा, उसे सेल्स डिस्काउंट का नाम देंगे। कैश डेबिट, सेल्स डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और अगर हम डिस्काउंटिंग पीरियड के बाद अमाउंट रिसीव करते हैं तो फुल अमाउंट के साथ, जितनी भी अमाउंट आपने रिसीव करनी थी, जो भी आपका रिसीवेबल का बैलेंस था, उस फुल अमाउंट के साथ कैश को बेटा डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल्स को फुल अमाउंट के साथ क्रेडिट कर देंगे। जी हाँ जी, हमें इतनी अमाउंट जो पूरी की पूरी थी वो रिसीव हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये हमारे पास कंपैरिजन आ गया एंट्रीज का, परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक के में डिफरेंस, मतलब कंपैरिजन आ गया, मुवाजना करके हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये दो स्लाइड जो लास्ट वाली हैं बेटा, ये दो ही अगर आप ध्यान से समझ लें तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो पूरे चैप्टर की समझ आ जाएगी। ये मोर देन एनफ होगा ये वाला काम जो हम लोग अब करने जा रहे हैं। ठीक है, समरी है, पूरे का पूरा कंपैरिजन है परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का। इस कंपैरिजन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा जी,
अब डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हमारे पास गिवन है और उन ट्रांजैक्शंस को परपेचुअल और पीरियोडिक में हम लोगों ने रिकॉर्ड करना यहाँ पे प्रैक्टिस उसकी कर रहे हैं। अज्यूम कर रहे हैं जी मई 4 को हमने परचेज की थी मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। मर्चेंडाइजेज को हम लोगों ने क्रेडिट पे जब परचेज किया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। परचेज ऑफ मर्चेंडाइजेज ऑन क्रेडिट। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमने कहा था कि जब भी हम लोग मर्चेंडाइजेज को परचेज करेंगे, जब भी हम लोग अपने बिजनेस के लिए गुड्स को परचेज करेंगे, परपेचुअल सिस्टम में हमने कहा था कि उसके लिए अकाउंट इस्तेमाल करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का, ठीक है। तो जब भी हम लोग परचेज करेंगे मटेरियल अपने बिजनेस के लिए, अपने मर्चेंडाइजिंग कंपनी के लिए, जब भी हम लोग परचेजिंग करेंगे, एंट्री क्या होगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। और अभी रिसेंटली बेटा हमने जो पीरियोडिक सिस्टम पढ़ा था, उस पीरियोडिक सिस्टम में हमने क्या देखा था कि जब हम लोग इन्वेंट्री को परचेज करते हैं, जब हम मर्चेंडाइजेस को परचेज करते हैं, तो अकाउंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, परचेजेस का। परचेजेस अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। उसके बाद सेकंड एंट्री है फ्रेट कॉस्ट ऑन परचेजेस के अगर हमें परचेजेस के ऊपर फ्रेट देना पड़ता है, हम खुद पे कर रहे हैं, हम बायर है ना, हम माल खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर किराया कुछ लगता है माल को अपने गोदाम तक लेके आने के लिए, उसकी एंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बेटा हमने कहा था कि अगर फ्रेट कॉस्ट हमें बियर करना पड़ती है, हम पे कर रहे हैं फ्रेट कॉस्ट, तो उसके लिए हम इन्वेंट्री को ही डेबिट करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम कहता था नहीं, हम लोग उसके लिए सेपरेट से फ्रेट इन को अपना एक्सपेंस बनाएंगे और उस एक्सपेंस में हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, फ्रेट इन डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस 8 मई की एंट्री है। कुछ रिटर्न्स या अलाउंसेस हमें मिले हैं या कुछ चीजें वापस कर दी हैं, तो उसमें हम लोग एंट्री क्या पास करते थे। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमने कहा था कि ठीक है भाई, जब हमने इन्वेंट्री परचेज की थी तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट किया था, अब अगर रिटर्न कर दी है या हमें कुछ अलाउंसेस मिल गए हैं, तो उतने से हम लोग क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटी जो अकाउंट पेएबल की है उस लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे और अपनी इन्वेंट्री को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें या तो अलाउंसेस मिले हैं या हमने इन्वेंट्री वापस कर दी है। दोनों सूरतों में इन्वेंट्री तो कम हो रही है ना। जब उसको बाय किया था बेटा, इन्वेंट्री ज्यादा हुई थी, इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ था, उसको डेबिट किया था। अब जब अलाउंसेस मिल रहे हैं या हम इन्वेंट्री को वापस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री कम हो रही है, तो इन्वेंट्री कम होगी तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ये जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, ये क्या कहता है जी, ये कहता है कि जब आपको अलाउंसेस मिलते हैं या आप गुड्स को वापस करते हैं, मर्चेंडाइजेस को जब वापस करते हैं, तो उसके लिए एंट्री आप क्या पास करेंगे, लायबिलिटी तो आपकी कम होगी, वो तो डेबिट हो जाएगी, और उसके बदले में हम क्रेडिट करेंगे परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस को, ठीक है। उसके बाद मई 14 पेमेंट ऑन अकाउंट विद डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट के साथ हम लोग पेमेंट करते हैं तो फिर क्या एंट्री पास होगी, अकाउंट पेएबल तो सारे के सारे डेबिट हो गए, और कैश क्रेडिट कितना, डिस्काउंट की वैल्यू निकाल कर कैश क्रेडिट, और जितनी डिस्काउंट हमने अवेल की है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, उतनी अमाउंट के साथ हम लोग अपनी इन्वेंट्री को कम कर देते हैं, अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं जी, ठीक है, ये हमारी बचत हुई थी तो इसके साथ हमने अपनी इन्वेंट्री कम कर दी। सॉरी स्टूडेंट्स। और पीरियोडिक सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है ठीक है भाई, अगर हमने डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर पेमेंट कर दी है तो हमारी अकाउंट पेएबल लायबिलिटी तो सारी की सारी खत्म हो गई, और जो पेमेंट की है डिस्काउंट निकाल के वो कैश क्रेडिट, और जो हमें डिस्काउंट अवेल की है, हमने डिस्काउंटिंग पीरियड में पेमेंट करने के बाद जो डिस्काउंट अवेल की है उसके साथ हम परचेज डिस्काउंट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये परचेज डिस्काउंट अलग से अपना जो है वो हम लोग अपने एक इनकम, एक रेवेन्यू बना रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, अब नेक्स्ट में हमारे पास है सेल्स की एंट्रीज। सेल
में हमने यहाँ पे डिफरेंस भी स्टार्ट में देखा था कि परपेचुअल और पीरियोडिक में डिफरेंस ही ये है कि जब हम लोग इन्वेंट्री को सेल करते हैं तो परपेचुअल सिस्टम कहता है कि भाई दो एंट्रीज करनी है, एक एंट्री आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की करनी है और एक एंट्री आपने सेल्स रेवेन्यू की करनी है। और पीरियोडिक सिस्टम कहता है कि नहीं भाई, एक ही एंट्री करनी है और वो सेल्स की करनी है। कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं है कॉस्ट कितनी है, तो वो तो एंड पे जब हम लोग फिजिकली इन्वेंट्री को देखते हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग तैयार करते हैं, जो अभी मैंने आपको रिसेंटली आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रिपेयर करना सिखाया था। ठीक है। सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, जब इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में पहले सेल की एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल एसेट हमारा क्रिएट हुआ डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ वो भी क्रेडिट। और साथ ही साथ हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो एंट्री थी वो भी रिकॉर्ड कर ली। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, और इन्वेंट्री चली गई, इन्वेंट्री कम हो रही है, इन्वेंट्री में कमी आ रही है, तो इन्वेंट्री क्रेडिट। जब इन्वेंट्री को परचेज किया था तो उसको डेबिट किया था, अब वो सेल हो गई है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और पीरियोडिक सिस्टम क्या कहता है जी, सिंपल हमने एक ही एंट्री करनी है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री नहीं करनी। उसके बाद में 8 की एंट्री है बेटा हमारे पास, रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, कि जो इन्वेंट्री हमने सेल आउट की थी वो वापस आई है। तो अब अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वो वापस आई है तो उसके लिए अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस का। तो हम लोग जैसे चीज़ों को सेल करते वक्त दो एंट्रीज की थी, एक सेल्स की और एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। बिल्कुल इसी तरह बेटा जब रिटर्न करेंगे तो परपेचुअल में रिटर्न की भी दो एंट्रीज होंगी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस के साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री को रिवर्स कर देंगे, और जो सेल प्राइस थी उस सेल प्राइस के साथ हम लोग सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर देंगे। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि सेल्स को डेबिट करने की बजाय कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट ओपन करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, ताकि हम लोग देख सकें कि माल वापस कितना आ रहा है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, और वजह देख सकें कि वापस क्यों आया था। उस चीज़ को सेपरेटली एनालिसिस करने के लिए हम लोग कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट ओपन करते हैं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस का, उसको डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे सेल प्राइस के साथ, और जो कॉस्ट प्राइस होगी उसके साथ हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री को रिवर्स कर देंगे। जब गुड्स को सेल किया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करके मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट किया था, अब ये रिटर्न हुई है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्रेडिट कर देंगे। और जो पीरियोडिक सिस्टम है वो कहता है जी सिंपल, मैं वही सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस को डेबिट करूंगा और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा। जब बेचते वक्त कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री नहीं की थी तो रिटर्न के वक्त भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री पास नहीं की जाएगी। मैं 14 की ट्रांजैक्शन बेटा क्या है, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट विद अ डिस्काउंट, कि वो जो अमाउंट रिसीव करनी थी डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर हमने अमाउंट रिसीव की है, तो जो अमाउंट रिसीव की कैश आया डेबिट। अब जितने पैसे हमें छोड़ने पड़े हैं डिस्काउंटिंग पीरियड में अमाउंट रिसीव करने के लिए वो हमारा एक्सपेंस होगा, और उसको नाम देंगे सेल्स डिस्काउंट का, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल सारा खत्म हो गया और उसको कर देंगे क्रेडिट। पीरियोडिक में भी सेम एंट्री होगी और परपेचुअल में भी सेम एंट्री होगी। अमाउंट रिसीव की जब हम अकाउंट रिसीवेबल से रिकवरी करेंगे तो उसकी एंट्री दोनों की सेम होगी, पीरियोडिक की भी और परपेचुअल की भी। ठीक है। और अगर बेटा हम डिस्काउंटिंग पीरियड के बाद रिकवरी करते हैं, डिस्काउंट पीरियड के बाद अगर हमें अमाउंट रिसीव होती है तो फिर क्या एंट्री पास करेंगे, सिंपल एक ही एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल खत्म हो गए, रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक।